हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टर्न में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तुक्का नहीं स्मार्ट गैस, यानी कि हम लोग तुक्का के बजाय स्मार्ट गैस, इंटेलिजेंट गैस कैसे किया जाता है, इस टेक्निक को हम लोग सीखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली अपने प्रीलिम्स के में परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे हमारी कंटिन्यूसली बातें हो रही हैं। इसमें हम लोग नए नए टेक्निक्स, अप्रोचेज और स्ट्रेटजीज को सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि हम चाहे कितना भी प्रिपरेशन कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए विषय से हमारे सामने एग्जामिनेशन हॉल में हमारे सामने मिले। आपको बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चंस को वहाँ फेस करना होता है, और ऐसे ही सवाल के कारण हमारी रिजल्ट डिसाइड होती है कि हमको अंदर होना है या हमको बाहर रह जाना है। और ऐसे में फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही तुक्का लगाते हैं ज़्यादातर केसेज में। लेकिन फ्रेंड्स, तुक्का लगाना कहीं से भी सेफ नहीं होगा। अगर इसको हमारे पास जितना भी नॉलेज है, उसी नॉलेज को अगर हम अपना यूटिलाइज करने का तरीका सीख जाएं, उसको कैसे मैक्सिमाइज कर किया जा सकता है, उसका यूटिलाइजेशन अगर उसको सीख जाएं, तो हम तुक्का के बजाय स्मार्ट गेस टेक्निक्स को अपने साथ ऐड कर सकते हैं, और अपने साथ हम कुछ एडिशनल स्कोर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी को देखेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे। स्मार्ट गेस टेक्निक्स क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है, उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। और जो बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो सीधे सीधे हमको एग्जामिनेशन हॉल में ही देखने को मिलेंगे, पहले से उस तरह के क्वेश्चंस पे प्रिपरेशन संभव ही नहीं है, उनको कैसे डील करना है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है, ये सारे एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में कारगर हैं। आप चाहे यूपीएससी दे रहा हूँ, बीपीएससी दे रहा हूँ, एसएससी दे रहा हूँ, डिफेंस, किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहा हूँ, हर जगह आपको स्मार्ट गेस करने की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी, और ये आपको वहाँ डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। अभी फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में, फ्रेंड्स, करेंट में जो मार्केट में जो तुक्का टेक्निक चलता है, वो टेक्निक क्या है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स चलती है, और हमको आगे इसमें से कैसे निकलना है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो हमको नहीं आ रहा होता है, और अगर बीपीएससी टाइप के एग्जाम्स में जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे बंदे 150 में 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें जो हमें नहीं आ रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सी ऑप्शंस को ले लेते हैं, या बी ऑप्शन को ले लेते हैं, डी ऑप्शंस को ले लेते हैं। बट ये सेफ नहीं माना जाएगा। ये तो एक मतलब आप अपनी किस्मत किसी और के हवाले छोड़ रहे हो, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है अटेम्प्ट करने का। हाँ, यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं, लेकिन इसे कहीं से भी एक तरीका के रूप में, एक टेक्निक के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी टेक्निक्स आप देखिए जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, उंगली को दांत से काटने पे जो हमको दिखता है कि कौन सी उंगली ज़्यादा कट गई, हम लोग उसको मारते हैं। ये सारे मतलब अजीब टाइप की टेक्निक्स है। इसको ये भी आज भी अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन ये फ्रेंड्स पता नहीं मुझे, मैं तो इस तरह की चीज़ों में कभी रिलाई नहीं करता हूँ। आप नीचे देखें, एक होता है कि हाँ, एक ये भी चलता है कि मेरा मन कह रहा है कि ये होगा, बी होगा, सी होगा। ये मन कहने का कोई लॉजिक होना चाहिए, ऐसे ही मन कहे तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और एक और जो चलता है कि बस टाइम ख़त्म हो रहा है तो रेंडमली कुछ किसी भी ऑप्शन को पिक कर लें। ये सारे टेक्निक्स बस ये मतलब आपको कुछ भी श्योर नहीं कर सकते हैं, आपको सर्टेनिटी नहीं दिला सकते हैं रिजल्ट को लेकर। हम लोग यहीं पे देखेंगे कि आखिर हम अपने उसी नॉलेज को कैसे मैक्सिमाइज करते हुए हम स्मार्ट टेक्निक्स से कैसे हम लोग अपने आंसर को सोल्व करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे अभी जो हमारे लिए अननोन है, जिन पे हम कुछ श्योर नहीं हो सकते हैं, वो हमारे फेवर में कैसे आ सकती है। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट गेस टेक्निक कैसे लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये 65th का आई थिंक क्वेश्चन है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग भी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होंगे, उनमें से 95% लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता होगा।
और नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो थोड़ा टेक्निकल भी दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रेंडमली कुछ भी पिक कर लेंगे या वहीं BCC वाला टेक्निक लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप इसी क्वेश्चन को देखें मेरे टेक्निक से लगा के स्मार्टली आप कैसे इसको डील कर सकते हैं। बहुत आपके पास जब आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब कुछ तो नॉलेज होगी ही। आइए हम उसी नॉलेज को लगाते हैं, देखिए कैसे इसमें हम लोग नॉलेज लगा के सही आंसर को पिक कर लेते हैं। नीलम के बारे में हमसे पूछ रहा है, रूबी के बारे में। आप नीचे का C और D ऑप्शन देखिए। C में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सबको पता है कि ये तो रूबी हो ही नहीं सकता है, नीलम हो ही नहीं सकता है। और नाइट्रस ऑक्साइड है, वो तो लाफिंग गैस है। ये दोनों तो हम आसानी से इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, वो सामान्य समझ वाला भी बंदा इसको एलिमिनेट कर लेगा। अब हमारे पास A और B के बीच में लड़ाई है कि आखिर इसमें से क्या करना है। और मेरे टेक्निक जो पीछे मैं बता चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इसको E तो लूँगा ही नहीं, मुझे A और B में से ही कुछ लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस बच रहा है। अब इसमें से हम लोग आगे कैसे बढ़ना है। अगर फ्रेंड्स हम लोग को वैलेंसी के बारे में पता होगा, किसी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में अगर पता होगा तो बस इतना सा नॉलेज आपको इस आंसर को पहुंचा सकता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कि उसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है या कितना लेने की ज़रूरत है। तो ये सबको पता है, जो भी सामान्य समझ रखते हैं केमिस्ट्री के बारे में उनको वैलेंसी पता है और वैलेंस नंबर भी पता है। तो एल्युमिनियम का 3 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है। कोई भी इक्वेशन बैलेंस तभी होगा जो उसका दोनों पार्ट में उसकी सेम मतलब उसकी जो बॉन्डिंग है सेम बॉन्डिंग हो। तो Al2O3 में देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो 3 गुना 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो 2 गुना 3, 6 का रेशियो यहाँ बन रहा है। दूसरे साइड में B वाले को देखिए Al3O2 है तो Al का 3×3 और 2×2 9:4 का बन रहा है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि जहाँ रेशियो इक्वल मिल रहा है वही होगा। बस मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, बट मैंने एक हल्की सी नॉलेज को यूज किया और इसमें हम अपने आंसर तक पहुंच गए कि हाँ ये ऑप्शन सही होगा Al2O3। ये आप मान के चलें कि ज़्यादातर लोग या तो गलत किए होंगे या फिर इस क्वेश्चन को रैंडमली कुछ भी अपने आंसर अकॉर्डिंग इसको पिक किए होंगे। बस आप इतना स्लाइड सा नॉलेज अगर आपके पास है और उसको यूटिलाइज करना सीख जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ इसको, तो आप देखिए इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन से फ्रेंड हम सबको पता है कि हमारी रिजल्ट अंदर और बाहर होती है। तो देखिए कितना स्मार्टली आप इस क्वेश्चन को, कितना टफ नेचर का क्वेश्चन है और इसको कितना स्मार्टली हम लोग अपने फेवर में लेके सही आंसर कर लिए। सॉरी फ्रेंड्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। फ्रेंड्स ये किसी को पता नहीं है, एग्जैक्टली किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना हमको पता था कि हाँ जानवर और खेती इस टाइप का इशू जो है ना केंद्र सूची का विषय नहीं होता है, सामान्यतः राज्यों की विषय होती है। तो चलिए हम ए ऑप्शन को हटा देते हैं। डी कोई सब्जेक्ट लिस्ट है ही नहीं। डी ये 4 सब्जेक्ट लिस्ट होता है जिसमें जो चौथा होता है वो अपशिष्ट सूची होती है, तो उद्घोषिका का कोई मतलब नहीं है। ए और डी खत्म हो गए। अब हमारे पास कन्फ्यूजन है बी और सी को लेकर। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी मतलब जुड़े हुए हैं करंट को देख रहे हैं तो आप पेटा के बारे में जानते होंगे, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एक NGO है। उसका एक मामला कोर्ट में गया था जिसमें केंद्र सरकार को एक पक्षकार बनाया गया था। तो मतलब यहाँ दिख रहा है कि एक पार्टी केंद्र भी है इसमें। तो इस लिहाज से जब केंद्र और राज्य दोनों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये समवर्ती सूची का विषय बन जाता है, और इसके आधार पर समवर्ती सूची, बस हल्की सी नॉलेज आपको सही आंसर तक लेके जा रही है। अब बस आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार की प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, ये एक सामान्य सवाल है, लेकिन ये करंट का इशू था क्योंकि 2020 में पूछा गया था। तो 2020 में एक चेक पोस्ट बना था भारत और नेपाल के, सॉरी बिहार और नेपाल के बीच में, जोगबनी और विराटनगर। लेकिन ये पहला नहीं था, पहला था 2018 में बना था रक्सौल में, जो रक्सौल और बीरगंज को जोड़ती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं रक्सौल ईस्ट चंपारण से हूं, तो ये मेरे लिए एक लोकल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको मैं जान रहा था। प्रॉपर मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन ये मेरे चूँकि लोकल न्यूज़ है तो मेरे को पता था। तो इस आधार पे मैंने इसको सी ऑप्शन मान लिया था, मेरे लिए टफ नहीं था। इसी तरह आप भी अपने एरिया के बारे में अवेयर रहेंगे थोड़ा बहुत जो भी है, तो कई सारे क्वेश्चंस आपको भी फेवर करेंगे।
बस यहाँ समान अवेयरनेस की बात है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसमें आप देखिए एलिमिनेशन पहले टेक्निक को लगाते हैं। गंगा घाटी, यमुना घाटी, ये तो दोनों नई नदियाँ हैं, नवीन नदी के रूप में इनको जाना जाता है, तो इनको तो सीधे सीधे हटा सकते हैं। जो नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी है, हाँ, ये हमारे प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं। तो आप इसमें फिर से हमको अब सी और डी में कन्फ्यूजन है। आप देखिएगा कि कई ग्रंथ में है जो आपको पढ़ने के मिलेगा, एंशियंट हिस्ट्री में आप कई बार देखे होंगे। नर्मदा का तो कई बार जिक्र होता है, लेकिन ताप्ती वैसा कहीं दिख नहीं रहा। तो हमको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको मिल रहा है कि झुकाव मेरा जा रहा है नर्मदा घाटी की तरफ, और मैं नर्मदा को यहाँ पे ले रहा हूँ। और आप देखिए कि आंसर सही हो रहा है। बस हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, उसी को हम लोग यूटिलाइज करना सीख रहे हैं और स्मार्टली अपने आंसर को फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। फ्रेंड, हमको ये नहीं पता है कि बकरी का टापू क्या है, लेकिन आज़ाद दस्ता हमको पता था, क्योंकि मेंस के दौरान आपको जब प्रकाश नारायण के बारे में डिटेल पढ़ना है तो वहाँ से हमको ये फैक्ट पता था। तो सीधे सीधे जयप्रकाश नारायण, इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप कम्प्रीहेंसिव तैयारी करिए। सिर्फ पीटी का तैयारी पीटी का नहीं होता है, पीटी और मेंस सबका तैयारी एक साथ कीजिएगा। तो देखिए, मेंस के नॉलेज से आपका पीटी भी सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। फ्रेंड्स, हमको सबको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, उसमें पाई बॉन्ड होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा भी होता तो आपको पता होता कि हाँ, इसमें 3 पाई बॉन्ड होता है। तो जो बी और डी ऑप्शन है वो तो खत्म हो गया। अब 3 पाई बॉन्ड होता है तो क्या 3 ही सिग्मा बॉन्ड भी होगा? ये तो देखिए, ऐसा तो मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है। सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, शायद सामान्यतः ऐसा ही होता है, अगर एग्जैक्ट पता नहीं है तो इस आधार पे आप ए को भी एलिमिनेट कर देते और आप सी के पास आ जाते और आपका आंसर सही हो रहा है। थोड़ा सा नॉलेज और इसको यूटिलाइज करके हम लोग स्मार्टली अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? नहीं बहती है हम लोग को देखना है, तो हमको देखना है कि कहाँ कहाँ से बहती है। पहले इसको हम लोग चेक करते हैं। तो तिरहुत में हमको पता है, सी ऑप्शन पर हम विचार कर रहे हैं। तिरहुत हमें पता है कि तिरहुत में आती है वैशाली, हाजीपुर, और हाजीपुर से गंगा बहती है। तो सी तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी है, बी पूर्णिया और भागलपुर है। हम सबको पता है कि गंगा नदी जो है बक्सर से एंट्री करती है और भागलपुर से निकलती है, तो बी भी निकल गया, खत्म हो गया। अब मेरे पास ए और डी बचा हुआ है, दरभंगा और मुंगेर। तो आप थोड़ा सा भी जान रहे होंगे तो मुंगेर का इलाका आप देखिएगा, मुंगेर में बेगूसराय, मुंगेर, ये सारे एरिया आते हैं और बेगूसराय से गंगा निकल रही है, तो वो भी एलिमिनेट हो गया और मेरे पास सीधे सीधे डी ऑप्शन बच गया। अब देखिए हम लोग कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको कैसे स्मार्टली यूज करके आंसर तक पहुंच रहे हैं। ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कैसे कन्फ्यूजन होगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो ये नहीं, ये तो गलत है क्योंकि वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। हमको इसमें से ये दिख रहा है कि बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब CR दास जो हैं उनको देशबंधु कहा जाता था, चित्तरंजन दास को। लेकिन आप सी ऑप्शन पे विचार करें। विलियम वेटरबर्न क्या 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के सभापति थे? ये मान लीजिए कि आपको नहीं याद है, लेकिन आप अगर को रिलेट करके पढ़े होते तो ये आपको याद होना चाहिए था। आपको पता होगा कि जॉर्ज यूल जो हैं पहले अंग्रेज जो हैं तो इसकी अध्यक्षता करेंगे और जस्ट उनके बाद विलियम वेटरबर्न आते हैं और जॉर्ज यूल इसके चौथे होते हैं अध्यक्ष और जस्ट उनके बाद ये 5वें अध्यक्ष के रूप में आते हैं। मतलब ये घटना है 89 और 90s के टाइम का, तो 1907 में नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स तरीके से देखें, 1907 के कांग्रेस सभापति कौन थे? तो ये हमको पता है 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें स्प्लिट हो गया था कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सबको पता है रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो यहाँ से ये हमको गलत दिख गया। और फिर हम डी को लेके आते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, पेरिस और मान लीजिए लंदन को लेके आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे डील करेंगे? तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि हम ई ऑप्शन को हाइड कर दे रहे हैं और इसमें कन्फ्यूजन है। डी ऑप्शन को लेके आपको मान लीजिए कन्फ्यूजन है और बी ऑप्शन के बारे में आप श्योर हैं, तो ई को अगर हम हाइड करके रख रहे हैं तो यहाँ हमको बी
हाईलाइट हो रहा है और हम थोड़ा सा रिस्क लेते हुए बी को ले लेंगे। ऐसे ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये मज़ेदार क्वेश्चन है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। आप कितना भी पढ़ के जाएं, आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले से तैयार करके नहीं जा सकते हैं, ये पता है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एलिमिनेशन लगाते हैं। 6 जो बिहार गंगा जो है पूरे बिहार को बीचों बीच क्रॉस करते हुए निकलती है, तो 6 जिलों से निकलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 6 से ज़्यादा जिलों। इसको यहीं पे हम ड्रॉप कर देते हैं। 21 जिलों से निकलती है, ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, इसको भी ड्रॉप करते हैं हम लोग। अब बात बच गया हमारे बी और सी के बीच में। तो बी जो है 17 जिले, क्या 17 जिले बीच मिडिल बिहार में आपको दिख रहा है कि ऐसे 17 जिले हैं? यहाँ थोड़ा सा 17 और 12 को लेकर आप थोड़ा सा रेशनल होकर अगर सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं 17 भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, और आप 12 के बारे में आप थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे फोकस कर सकते हैं और आप अपने आंसर तक पहुँच रहे हैं, जो कि आंसर आपका सही हो रहा है, जो कि आपका आंसर सही हो रहा है फ्रेंड्स। ये एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो हम लोग देखेंगे केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी विशेषता सही है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय लिया जाता है, हाँ ये सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था लचीलापन होता है, इसको हम लोग अभी होल्ड कर देते हैं। कानून की एकरूपता होती है केंद्रीय शासन व्यवस्था में, हाँ ऐसी होती है। अब सी ऑप्शन को देखते हैं। बड़े देशों के लिए आदर्श है। तो हमको पता है, अगर हम ऐसा जानते हैं कि बड़े देश जो होते हैं वहाँ पे संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सबका अगर वहाँ पे केंद्रीय व्यवस्था मतलब नहीं सर्वाइव कर सकता है। जो जितने भी बड़े देश हैं आप ज़्यादातर देखिएगा कि वहाँ पे संघीय व्यवस्था होगी। तो यही एक अटपटा सा दिख रहा है, तो आप इस आधार पे सी को मान सकते हैं और आपका आंसर सही हो रहा है। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, और सही टेक्निक्स को आजमा करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखें, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो हमको यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर पहाड़ी के बारे में नॉलेज होती, कानन देवन कहाँ पे है मुझे नहीं पता है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। नीलगिरी कहाँ है ये पता है, नीलगिरी साउथ बिहार में है, तमिलनाडु कर्नाटका के जंक्शन पे है। दार्जिलिंग पता है, आपके वेस्ट बंगाल में है, और ये दोनों चाय बागान क्षेत्र हैं। लेकिन हमको कानन के बारे में पता नहीं है। और हमको अगर गिरनार को देखें तो गिरनार हम सबको पता है कि फ्रेंड्स गुजरात में है, और गुजरात में चाय की कोई खेती नहीं होती है। सीधे सीधे अगर आपको गिरनार के बारे में थोड़ा सा पता है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो आप इस लोकेशन वाले नॉलेज को देखिए। आपके जो यहाँ पे फार्मिंग होती है, इससे आप जोड़ के अपने आंसर तक पहुँच जा रहे हैं। तो इस आधार पे आप गिरनार को ले सकते हैं, क्योंकि हमको सही नहीं है ये वाला बताना था। फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रोक रहे हैं। फ्रेंड्स आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और भी मज़ेदार और रोचक टॉपिक्स पे हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। मैंने आपसे वादा किया है कि हम आपके पीटी में कम से कम 8 से 10 नंबर एडिशनल आपके नॉलेज में, उसी नॉलेज में हम आपको एडिशनल ऐड करवाएंगे। इस सीरीज में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करें, इसको शेयर करें फ्रेंड्स। आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इससे भी मज़ेदार अभी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सामान्यतः किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी सीरियस मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आपके कहीं ना कहीं आपको इससे डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ज़रूर नहीं भूलें। फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।